प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग कुछ एक्टिविटी देखेंगे और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो एनसीईआरटी का एक्टिविटी है 5.6 जिसमें बोला जा रहा है माउंट द पील ऑफ ए रोयो लीफ। रोयो एक लीफ है, उस लीफ को लेना है इन वाटर ऑन ए स्लाइड पे एंड एग्जामिन सेल्स अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में उस लीफ को देखना है, लीफ के एपिडर्मिस वाला पार्ट को। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो उसमें हम लोग को क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या साल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब उस स्लाइड पे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लीफ था जो हम लोग लिए थे अभी, उस लीफ को हम लोग किस में डालेंगे, एक सॉल्यूशन में। मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग साल्ट को डाले हैं। अब जैसे इसमें साल्ट को डालें इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि साल्ट ज्यादा अमाउंट में डाले हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे इस रोयो लीफ को हम लोग डालेंगे, मान लीजिए रोयो लीफ है, इसको जैसे ही डाले, देखिए यहाँ पे रोयो लीफ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये हम लोग घर में भी लगाते हैं शो के लिए। तो ये एक शो प्लांट है। तो इसको जैसे ही हम लोग इस बीकर में डालेंगे जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का है, तो जैसे ही डालेंगे तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, यही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिड प्लाज्मोलाइसिस ओकर नाउ। तो यहाँ पे क्या प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये है रोयो लीफ का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे आपको एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, और इस स्टोमाटा में यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पिगमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर से कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट है इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो ग्रीन डॉट है, यहाँ पे जो ग्रीन डॉट है, यहाँ पे भी आपको ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन डॉट है, इस ग्रीन डॉट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्लोरोफिल वाला पार्ट है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो वो जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम लोग इसी को हम लोग प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड आपका ऑर्गेनेल है और उसमें क्लोरोफिल यहाँ पे है ग्रीन कलर का। तो ये हमको रोयो लीफ में देखने को मिल रहा है। अब इसको जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहां पे प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसी तरह से वहां पे भी हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही साल्ट को डालेंगे वो किस टाइप का सॉल्यूशन बना लेगा, हाइपरटोनिक। और हम लोग कल ही पढ़े थे कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है। और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंकेज ऑफ
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। और प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला पार्ट को, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे। जो आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 5.7 है, जिसमें चीक जो सेल है, एनिमल सेल। तो प्रीवियस में हम लोग प्लांट सेल को देखे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनिमल सेल। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। तो आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है और उस पे पानी से उसको धो लेना है पहले। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैब इनसाइड सरफेस ऑफ चीक। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आइसक्रीम वाला है और इसके साथ इसको रब करेंगे, इस चीक को, यहाँ पे जो चीक है। तो इसको जैसे ही रब करेंगे तो देखिए यहाँ पे रब करने के बाद इस चीक को यहाँ पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चीक है, चीक सेल, तो इसको यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद हम लोग इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे या फिर मिथाइलिन ब्लू। तो यहाँ पे कोई भी डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेन, जो स्टेन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैफ्रानीन जो रेड कलर का होता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मिथाइलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेन करने वाला है, जिससे हम लोग को क्लियर व्यू देखने को मिलता है। तो जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इस तरह का सेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए। तो आइए इसको हम खुद से करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.7 थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। स्पून में कोई मटेरियल स्टिक हो जाएगा, जो कि होगा चीक सेल। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर द मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन ग्लास स्लाइड। और इसके बाद इसको ग्लास स्लाइड पे रख देंगे। टू कलर द मटेरियल, इसके बाद मिथाइलिन ब्लू, आयोडीन या सैफ्रानीन से उसको कलर कर देंगे। इसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसके बाद उसको ऊपर से कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप मीन्स होता है छोटा सा ग्लास का ही स्लाइड रहता है, छोटा सा रहता है। वो जो बड़ा वाला स्लाइड होता है उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो उससे हम कवर कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं कवर स्लिप, या फिर वो प्लास्टिक का भी आता है। तो इस एक्टिविटी में आपको एक्चुअल में एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लैब में पहुंच गए हैं। अब लैब में पहुंचे तो जो स्टूडेंट है उसी में से हम लोग चीक सेल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग ही में से कोई हैं। मान लीजिए मुस्कान है या निकिता या खुशी। और देखिए यहाँ पे है रितिका, कह रही है कि हमको मत बोलिएगा सर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है मुस्कान। तो मान लीजिए मुस्कान का हम लोग देखते हैं और यहाँ पे है कृति। तो ये तो पहले ही से कह रही कि मेरा मत निकालिएगा। तो यहाँ पे इसी का हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे धमकिया भी रही है कि मेरा नहीं सर। अब यहाँ पे जैसे ही हम चीक सेल को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीक सेल में ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? ये जो बाहर वाला पार्ट है, क्योंकि ये एक एनिमल सेल है, चीक सेल। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है बाहर, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। और जो सेंटर में है, जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं?
साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और एक कंप्लीट सेल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में है, तो रेड कलर में जनरली सैफरानिन ही होता है, तो यहाँ पे सैफरानिन से कलर किया गया है। तो ये जो है ये एक एनिमल सेल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग मिथाइलिन ब्लू से करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू वाला ऐसा कलर का दिखेगा, या फिर आयोडीन वाला। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बाउंड्री आपको देखने को मिल रहा है जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस है। और इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब देखिए जैसे ही चीक सेल को हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, तो देखिए इसका चीक यहाँ पे निकाले थे, तो देखिए इसका क्या क्या हाल हो गया है। तो इसीलिए एक ही बार ट्राई करना है, क्योंकि बार बार करेंगे तो इस तरह का हाल हो जाएगा। तो देखिए एनिमल सेल को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग वाला जो पार्ट है, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग वाला जो पार्ट है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके यहाँ पे न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, जो बीच वाला जो पार्ट है। यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका एनसीईआरटी का ही फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियस के ऊपर वाला जो पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियस से जो एकदम सटा हुआ रहता है, अटैच रहता है, तो उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमें गोल्जी बॉडी भी देखने को मिलेगा। राइबोसोम, यहाँ पे छोटा छोटा एक छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल आपको देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जस्ट अटैच रहता है, जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है गोल्जी बॉडी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर में आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे स्काई कलर का। ये जो है इसको आप क्लास 11th में जब जाइएगा तो वहाँ पे पढ़िएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसको बोलते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th में है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में देखिए जो यहाँ पे पिंक कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें आपको एक पोर टाइप से देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ये पोर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जो कि यहाँ से डीएनए वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस जो बना रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम को बनाता है। चलिए ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि आपके किताब में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम को बनाता है, सिंथेसाइज राइबोसोम। अब यहाँ पे जैसी राइबोसोम स्पोर से निकलेगा बाहर, और इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर
ही डीएनए होता है, और यहीं पे आरएनए भी होता है। तो यहीं से आरएनए भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख को मिल रहा होगा कि ये बाहर आ रहा है। अब ये जैसे ही बाहर आएगा तो ये जो राइबोसोम है ये इस एमआरएनए से ये जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेट। ये जो डीएनए होता है यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है। तो ये आपको शायद नहीं आ रहा होगा समझ में कि ये क्या है। इसके बारे में आप लोग क्लास 11th और क्लास 12th में जब जाइएगा तो वहाँ पे डिटेल से पढ़िएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो जो है मास्टर ऑफ द सेल है, सारा कंट्रोलर उसी के पास है। सभी सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, और ये जो प्रोटीन है ये न्यूक्लियस ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो अब हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द सेल। मास्टर ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल। और जो न्यूक्लियस होता है उसको एक और नाम से बोलते हैं सेल ब्रेन। जो सेल का ब्रेन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है और ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सभी सेल पे निगरानी करता है और उसको देखता है कौन गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, तो उसको कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे आपके क्लास में जैसे टीचर होते हैं तो जब स्टूडेंट लोग ज्यादा अपट करने लगते हैं तो जो टीचर होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि ये प्रोटीन को भी साइंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट डायरेक्ट, कि कैसे बनाना है इसको भी डायरेक्ट करता है। तो इट डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ इंजाइम एंड प्रोटीन। तो इंजाइम और प्रोटीन को बनाने में और इसको डायरेक्ट करने में न्यूक्लियस का सबसे बड़ा रोल होता है। जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, जैसे सेल के पास अगर कुछ आएगा तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको पचाना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो उसी तरह से सेल का भी कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। अब डीएनए के अंदर हम लोग अभी क्या देखे हैं? न्यूक्लियस के अंदर अभी हम लोग डीएनए देखें, एमआरएनए देखें। तो इसके पास डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, और उस डीएनए के पास जीन भी होता है, कंटेन डीएनए विच हैव जीन। अब जीन क्या होता है? जीन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, वैसा मटेरियल जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है आपके स्ट्रक्चर, आपका बॉडी कैसा होगा, इनहेरिटेंस से रिलेटेड वो सारा इंफॉर्मेशन इस जीन में ही होता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर में ये जो मेम्ब्रेन है और इसके जस्ट नीचे एक और मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल मेम्ब्रेन। अब देखिए और ऑर्गेनेल के पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब उसी तरह से है जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है जेड प्लस सिक्योरिटी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, किसी को बनाने का और किसी को बिगाड़ने का।
जिसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए के पास सारा इंफॉर्मेशन होता है एंड आरएनए के पास। तो जिसके पास भी डीएनए और आरएनए होगा या कोई एक भी रहेगा डीएनए या आरएनए, तो उसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जाएगा। नेचर ने जेड प्लस सिक्योरिटी दे देता है, जिसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, पूरा फुल प्रोटेक्शन कि कुछ नहीं तुमको होने देंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गया है, मीन्स पूरा फुल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस का हम लोग न्यूक्लियर कोर देख लिए थे, न्यूक्लियस को भी देख लिए जो सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्रोमेटिन भी होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोसोम भी होता है तो उसको भी हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस को ही डबल मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन क्यों दिया गया है, जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों आखिर न्यूक्लियस को ही मिला है? क्योंकि उसके पास डीएनए है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है किसी को बनाने का, क्योंकि वो प्रोटीन को बना सकता है, सिंथेसिस कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम्स बना सकता है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो इसीलिए उसके पास डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास कोर भी होता है जिससे कि वो बाहर से कनेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास न्यूक्लियर पोर होता है जिससे कि विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्योंकि उसके पास पोर है, जैसे घर में क्या होता है दरवाजा, तो वहां से हम लोग आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, कुछ भी हम लोग लेके भी जा सकते हैं, कोई सामान भी कहीं पे भेज सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके पास पोर होता है जो गेट की तरह काम करता है, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जिससे कि जो अंदर में मटेरियल बना है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यदि आप इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा तो इतना काफी है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ, तो एक वर्ड आप जो है सबसे ज्यादा सुनते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर डीएनए है क्या। तो चलिए आज यहाँ पे थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है एक केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम अभी दिखाएंगे नहीं क्योंकि 11th में जाइएगा तब पढ़िएगा। तो और यहाँ पे डीऑक्सी क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए में क्या होता है कि एक ही ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए यहाँ पे डी लग गया है, डीई। और यहाँ पे ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीऑक्सी का क्या मतलब है।
केवल डीएनए में एक ही ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके पास क्या क्या है? तो इसके पास जीन है, अभी हम लोग पढ़े थे कंटेन जीन। डीएनए के पास जीन होता है और इस जीन के मदद से वो क्या कर सकता है? तो वो इस जीन के मदद से वो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टिंग भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो सेल को ऑर्गेनाइज कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है एक नया सेल। कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब आप बोलिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में इस जीन का, इस डीएनए का ही रोल होता है, और सेल डिवीजन से हम नया सेल बनाते हैं, न्यू सेल को क्रिएट कर लेते हैं। और न्यू सेल को क्रिएट हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके पास जीन है, डीएनए है, तो उस न्यूक्लियस के पास। तो हुआ ना कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है? एक नया चीज को बनाना, और यहाँ पे पूरा एक नया सेल ही हम लोग बना दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से क्रोमोसोम आखिर कैसे बनता है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, और टाइम भी 26 मिनट हो गया है, टाइम भी कम है। लेकिन आज हम लोग न्यूक्लियस को खत्म करके ही मानेंगे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे डीएनए है इस तरह से। ये जो डीएनए है, यहाँ पे आपका डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, यहाँ वाला, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? डीएनए जो होता है हम लोग के बॉडी में, मतलब एक सेल के अंदर, अगर वन सेल का बात करेंगे तो एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है। आप सोच लीजिए 1 मीटर कितना, 1 मीटर में आपका कपड़ा तैयार हो जाएगा, सूट सलवार सब, और हम लोग का भी कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मीटर बहुत ज्यादा है, और उतना बड़ा डीएनए है। और सोचिए एक सेल जो रहता है वो दिखता भी नहीं है, आखिर कैसे वो है उसमें? तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हिस्टोन होता है एक, यहाँ पे हिस्टोन, ये हिस्टोन वैसे ही काम करता है जैसे आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको आंटी सुई दिख रहा होगा, जो धागा है। अब ये जो धागा है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत दूर तक हम लोग चल जाएंगे। लेकिन इसको जब हम लोग इस कैप के अंदर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसको जब इस तरह से क्वाइल करते हैं इस धागा को, तो हम लोग बहुत सारा अमाउंट में यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो डीएनए को भी ऐसे ही क्वाइल किया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे। तो इसी तरह से ये जो है आपका हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हम लोग डीएनए को इस तरह से क्वाइल करेंगे पूरा तरह से, और इसको जब क्वाइल कर लेंगे तो इस तरह का बहुत सारा हिस्टोन प्रोटीन रहता है, और सभी में हम लोग क्वाइल करते हैं। अब कितना बार क्वाइल करते हैं? एक डीएनए लगभग 4 बार यहाँ पे क्वाइलिंग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा जो रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्वाइलिंग करते हैं, और ये जो क्वाइलिंग करते करते यहाँ पे ये बनता है आपका क्रोमेटिन फाइबर। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा छोटा धागा जो था यहाँ पे, जो अभी हम लोग किए थे, यहाँ पे इसको, ये जो धागा है ये कितना पतला होता है, बहुत पतला। अब इसी धागा से हम लोग एक और नया धागा बना दिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भगवा कलर। तो ये जो धागा है, तो यही समझ लीजिए, यही जो धागा है यही आपका क्रोमेटिन।
यही आपका क्या है, क्रोमेटिन। ये जो धागा है यही क्रोमेटिन है। और इससे अब हम लोग कपड़ा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कपड़ा टांग भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी से हम लोग यहाँ पे फिर क्रोमेटिन फाइबर को क्वाइल करते हैं। तो देखिए क्वाइल कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्रोमेटिन है और इस तरह से क्वाइल करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्वाइल करते जाएंगे तो देखिए ये एक नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इतना बड़ा लिखती है। तो यही है आपका क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कैसे बना, डीएनए जो है वो क्वाइल किया और क्वाइलिंग करते करते हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो क्रोमेटिन फाइबर बनाया और क्रोमेटिन फाइबर फिर से क्वाइलिंग किया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। डीएनए तो आपको पता चल गया, उसके पास जीन होता है, वो किसी को कंस्ट्रक्ट और ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। क्रोमेटिन जो होता है वो एक थ्रेड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है डीएनए। अब ये जो डीएनए है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्वाइल कर रहा है। क्वाइल करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोमेटिन फाइबर बन गया। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये फिर से इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिन है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फिर ये जो क्वाइलिंग करना स्टार्ट करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, जो यहाँ पे है आपका क्रोमोसोम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। अब जब डीएनए से हम लोग जाते हैं तो जब क्वाइलिंग होता है तो उस टाइम आता है न्यूक्लियोसोम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा होगा और डीएनए का अलग अलग कलर दिख रहा है क्योंकि अलग अलग केमिकल्स होते हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पार्ट ये देखने को मिल रहा होगा, एक पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्या होता है कि डीएनए के अंदर सारा जो कोडिंग होता है वो सभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक को बोलते हैं एक्सोन और एक को बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो ये एक्सोन और इंट्रॉन होता है और इसमें से एक ही जो होता है उसके पास जीन होता है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज को बनाने का और बिगाड़ने का भी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जीन कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने के लिए जीन के पास ही सारा इंफॉर्मेशन होता है जिससे कि वो बना सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन देगा तो ये सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्वाइलिंग करते हुए आप वहां पे देखे होंगे कि क्रोमेटिन बना था, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जेनोम। जो वर्ड आप सुने होंगे जेनोम वर्ड, जेनोम का मतलब होता है क्रोमोसोम और जीन का मतलब होता है डीएनए या क्रोमेटिन बोल सकते हैं। तो जीन से जेनोम बनने की प्रोसेस को अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जीन से जेनोम, जो जीन होता है वो डीएनए के अंदर होता है जो यहाँ पे है, और जो जेनोम होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ये वाला तो पूरा हम लोग समझ ही गए। अब यहाँ पे देखिए, अब लास्ट बस 4 मिनट और थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका रोल सेल डिवीजन में भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है न्यूक्लियस,
ये है आपका न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस क्या होगा कि सबसे पहले वो खुद डिवाइड करेगा। देखिए 2 भाग में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 भाग में डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड होने के बाद ये जो सेल है ये भी डिवाइड हो जाएगा इस तरह से 2 पार्ट में। तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी वहां पे न्यूक्लियस पूरा नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो थोड़ा सा बैक्टीरिया वाला बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। बैक्टीरिया में इस तरह का आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे फ्लैजेला होता है, और इस बैक्टीरिया में यहाँ पे आपको इस तरह का क्वाइलिंग देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो क्वाइलिंग होता है ये होता है उसके पास डीएनए या आरएनए का, और उसमें एक गोल गोल ऐसा देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो देखिए इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे ही बिखरा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है जो जेड प्लस सिक्योरिटी देगा, कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, और ये जो है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो बहुत पहले बना होता है। तो जो हम लोग में जो रहता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो प्लाज्मिड होता है और डीएनए आरएनए सब ऐसे ही बिखरा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे।